हैं बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। परिस्थितियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को परिस्थितियों के अनुसार मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं, हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ता है। जिसने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना सीख लिया ना, समझो वह जीवन में सफल है और वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन जिसने उस समस्या से लड़ना सीख लिया, जिसने उसे अपनी ताकत बना लिया, वही सफल है। दोस्तों, आप लोग कभी भी समस्या का रोना मत रोइए, बल्कि एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, चाहे कितने भी हालात ख़राब क्यों ना हो, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम चक्र पर। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा नंबर है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है। तो बात कर लेते हैं कि इसके पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसके पहले जो 6 देश हैं उसमें पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें पर ब्राज़ील एवं छठे पर ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, बात करें भारत की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सर्वाधिक लंबी है। दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ है दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीन। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पाँचवें पर म्यांमार, छठे पर भूटान, सातवें नंबर पे अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA, बचपन यानी B से बांग्लादेश, चा यानी चाइना, पा यानी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, MBA यानी म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसके अंतर्गत और भी इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं कि चीन के साथ जो है सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो उसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ वो भी जम्मू कश्मीर, नेपाल के साथ बिहार। दोस्तों, किसी किसी पुस्तक में इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन सही जो है बिहार है। म्यांमार के साथ तो वो है मिजोरम, भूटान के साथ असम। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? यानी भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसके अंतर्गत और सूचनाओं को जानते हैं। उसमें क्या है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है, लेकिन अब यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया है। अगला है, भारत और पाक के बीच में कौन सी रेखा है? तो उसका सही जवाब है रेड क्लिफ रेखा। भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा बनती है वो काली नदी के द्वारा बनती है। पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है श्रीलंका। इसके बाद जो है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे निकट श्रीलंका, और दूसरे नंबर पे जो है
इंडोनेशिया है, जो कि कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप समूह के जो अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसी के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। किसे माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। यह कहाँ से गुजरती है? यह इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 8 राज्य। वो कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर के भारत से जाने वाली कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा बताइए, चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। कहाँ से? त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। भारतीय राज्यों में गुजरात की जो है तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। भारत के जो है कुल 9 राज्य हैं जो तटरेखा से यानी समुद्र से लगे हुए हैं। वो 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया था, वो है कि भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। यह कुल मिलाजुला के 8 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्थल सीमा एवं जल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पाक, म्यांमार, बांग्लादेश। पाक, म्यांमार और बांग्लादेश जो है भारत के साथ स्थल और जल दोनों की सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है काराकोरम। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। एक टनल की बात कर लेते हैं यहीं पे, वो है जोजिला टनल। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो इसकी बात यह है कि मतलब जो है इसमें इस तरह का पूछ सकता है कि यह जो है किसको किससे जोड़ता है। तो याद रखिएगा यह लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला टनल। और जोजिला दर्रा की अगर हम बात करें तो यह जोजिला दर्रा जो है सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। तो इसे आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हर कोई जानता है। तो इसका सही जवाब है एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है। अच्छा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे है? तो ये पहले भारत में था, लेकिन इस समय जो है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पाया जाता है। यह दोस्तों इस पे जो है चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसे किलर पीक के नाम से भी जानते हैं। K2 जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। किस श्रेणी में स्थित है K2? काराकोरम श्रेणी में। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली एवरेस्ट और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में है। भारत और नेपाल की सीमा के बीच में सीमा पर जो है कंचनजंगा स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अच्छा, पूर्ण रूप से जो भारत में है वह चोटी है नंदा देवी। पूर्ण रूप से भारत में स्थित है जो नंदा देवी, वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। अरावली की बात करें तो अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती हैं। माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती है। अरावली के पश्चिम से जो है माही एवं लूनी नदी मतलब प्रवाहित होती हैं। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्य पर्वत से है। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल और बेतवा नदी किस पठार से निकलती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती हैं। मालवा के पठार की बात करें
तो यह पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में फैला हुआ है। और यह किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? तो यह ज्वालामुखी के चट्टानों से निर्मित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका सही जवाब है अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ी के पश्चिमी ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन एवं दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों धूपगढ़ी। धूपगढ़ी सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी जो है महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से तापी यानी ताप्ती नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कालसुबाई। कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। जो सह्याद्री शब्द है वो पश्चिमी घाट को बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं और उसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कालसुबाई है और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। हमारा अगला प्रश्न है, एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जान लेते हैं। महाबलेश्वर जो है वो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है कालसुबाई और दूसरी सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री की वो महाबलेश्वर है। और इस महाबलेश्वर से 5 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। तो ये पांचों नदियों का नाम आप याद रखिएगा। पूछ सकता है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है। अब चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है। अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और इन्फॉर्मेशन की बात अगर करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो डोडा बेट्टा है जो कि नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनेमुदी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो कि नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये अगला प्रश्न जो है भारत के पूर्वी तट के विभाजन से संबंधित है कि मतलब जो है भारत के पूर्वी तट को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 3 भागों में, कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्तरी सरकार। और अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो कोंकण, केरला, मालाबार। कोंकण, केरला, मालाबार और पूर्वी तट को कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्तरी सरकार। तो ये नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार की। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो सैडल पीक है। क्या? सैडल पीक। इसके साथ ही साथ भारत में जो 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडम, वो यहीं पर अंडमान निकोबार में ही स्थित हैं। जिनमें से बैरन द्वीप जो है एक बैरन जो ज्वालामुखी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन सक्रिय है और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। यूपीएससी 2008 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंड्रेट। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है मिनिकॉय। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? तो इसका सही जवाब है अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं अलकनंदा और भागीरथी के बारे में। तो अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है
वो बद्रीनाथ के ऊपर। एक है सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद जब भागीरथी और अलकनंदा आकर के देवप्रयाग में मिल जाते हैं तो दोनों को फिर संयुक्त रूप से गंगा कहते हैं। और वह गंगा ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार से आगे निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। थोड़ी सी और अगर हम बात करें कि अलकनंदा की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ कहाँ पे संगम होता है, तो इसका एक और संगम होता है कर्णप्रयाग में, जिसमें अलकनंदा और पिंडार, पिंडार एक नदी है और अलकनंदा दोनों का संगम होता है कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? तो उसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो है संगम रुद्रप्रयाग में होता है। देवप्रयाग का हमने बता ही दिया, अलकनंदा और भागीरथी, इन्हीं दोनों के संयुक्त धारा को गंगा बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती। चेमयुंगडुंग ये जो है मानसरोवर लेक के पास में पड़ता है, तो वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके भी कई सारे नाम हैं। तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वंशधारा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहाड़ी ज़िले से निकलती है। कहाँ से? कालाहाड़ी ज़िले से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसको तो मैंने बता ही दिया था कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। वहाँ पे एक नर्मदा कुंड है, वहीं से ये निकलती है। भारत के जो है कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूरब से जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ज़्यादातर नदियाँ तो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी मुख्यतः जो है 5 नदियाँ हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, लूनी। तो इसे आप याद रखिए, नर्मदा यानी नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, लूनी। नमस्ते लंदन से याद रखिएगा, नमस्ते लंदन। एन से नर्मदा, एम से माही, एस से साबरमती, टी से ताप्ती और एल से लंदन से आप लूनी समझ जाइएगा। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा नदी सर्वाधिक लंबी है और इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से मिलती है? तो ये कौन सा है? तो ये है असम। असम राज्य की सीमा जो है सबसे अधिक देशों से मिलती है, जो कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो दोस्तों बस इस सेगमेंट में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।